और स्क्रीन टच कर देना। हाँ चलो भाई देखो सवाल बनाते बेटा, जो हमने पढ़ा है उस पर सवाल बनाते हैं। देखिए बातें नहीं करिए। देखिए क्वेश्चन है बेटा, द रीजन बिटवीन, सुनिएगा और बातें नहीं करो, मैं इतना समझा रहा हूँ, सुन रहे हैं ना। देखिए सबसे पहली बात बेटा ये बोलता है द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है। देखना दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, एक का रेडियस है ए और एक का रेडियस है बी। सुनो, दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर समझ लो बेटा, समझ लिया। अच्छा अभी कुछ बोला नहीं है कंडक्टिंग, बस बोला कंसेंट्रिक स्फेयर है, रेडियाई ए और बी हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई आर, वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ये एक्चुअली ना बीच में जो पोर्शन है बेटा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा इसका लाइन नॉन कंडक्टिंग हुआ, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बिल्कुल ध्यान से देखना, आराम से सुनना मेरी बात। अच्छा ये जो बीच में जो पोर्शन है बेटा इसमें कोई मीडियम भर दीजिए नॉन कंडक्टिंग, और इसमें बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज की जो डेंसिटी दी गई है बेटा, चार्ज की डेंसिटी वो दिया गया हम सभी लोगों को, चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करा जो कि ए बाई आर है। ए इज अ कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ए एक कांस्टेंट टर्म है और आर जो है बेटा डिस्टेंस है सेंटर से। ओके फिर बोलता है एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर अ पॉइंट चार्ज क्यू, यहाँ पर भाई एक चार्ज क्यू रखा गया है। ओके भाई बातें नहीं करो, मैं बार बार बोलता हूँ, समझ जाओ ना। एक चार्ज क्यू रखा गया है, बोलता है कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जिससे कि दोनों ये स्फेयर के बीच में जो रीजन है इसमें फील्ड जो है वो बोलता है कांस्टेंट हो जाए। यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आखिरी लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, सुनना भाई, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड between the spheres will be constant। यानी बेटा कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जिससे कि फील्ड इस बीच में कहीं भी ना चेंज हो। मतलब यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम, फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट हो जाए। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अब मैं इस सवाल को पहले समझाता हूँ बेटा इसमें करना क्या होगा। पहले मैपिंग करते हैं, यानी पहले हम ये सोचेंगे कि हम करें क्या इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहली बात तो भाई डेंसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, द डेंसिटी इज वेरिएबल। डेंसिटी जो है रो बराबर क्या लिखा है बेटा, ए बाई आर। अब मुझसे कह रहा है कि फील्ड कहीं भी वेरी नहीं कर रहा, बताओ ए की वैल्यू। हम क्या करेंगे कि हम अंदर कोई पॉइंट पी मानेंगे और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, है ना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी हम गॉसियन सरफेस प्लॉट करके और फिर उसके बाद यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। रुकिएगा ध्यान से। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी लिया, उसके बाद बेटा वो जो ई सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये पी है सेंटर से मान लो आर डिस्टेंस पर है, तो हमारे को यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर आएगा। ठीक है भाई, स्मॉल आर के टर्म में आ गया। देखो मैपिंग बता रहे, रास्ता समझा रहे पहले। अब जब फील्ड आ गया तो बोलता है कैपिटल ए की वैल्यू कितना हो ताकि फील्ड वेरी ना करे, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी ई का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब कि मैं हल्का सा डिस्टेंस आगे गया तो आर थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा कि द चेंज इन ई दैट इज डी ई
डी का मतलब होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज अपॉन डी आर, यानी ई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे एंड इट शुड बी ज़ीरो कर देंगे। क्यों ज़ीरो का भाई? क्योंकि बोला है कि जरा सा भी आगे चलोगे यहाँ पर कहीं भी फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ इसी रीजन में ही, बीच में ही, यहाँ से हल्का सा आगे गया तो ये कह रहा है कि फील्ड अगर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है यानी कि चेंज इन फील्ड विल बी जीरो, और उससे हमें कैपिटल ए की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो ये रास्ता है कि अच्छा इस सवाल को इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या समझाया कि इस पॉइंट पर हम पहले फील्ड सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड सॉल्व करने के लिए इस चार्ज को भी भूल जाएंगे। सबसे पहले फील्ड सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस प्लॉट कर रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। अब गॉसियन सरफेस हमने प्लॉट कर लिया, जो कि दिखने में सर्कल लग रहा है लेकिन है यही कि स्फेयर। ओके भाई, अब यहाँ पर स्फेयर है। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम कहता है द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है कैपिटल क्यू। चलो ये तो ठीक है सर, इतने में कितना चार्ज आ रहा है वो तो पता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता है कि इतने में चार्ज कितना है। डेंसिटी मालूम है तो इनक्लोज चार्ज कैसे निकालेंगे? पहले आराम से सुनना बेटा, जैसे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट इसमें देना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे बोलता है कि स्फेयर है, मान लो। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चलो भाई ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और डेंसिटी बेटा यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना। मान लो डेंसिटी ऐसे दिया है कि सर डेंसिटी इज ए इंटू आर दे दिया, कुछ भी दे दिया। आर का मतलब है सेंटर से डिस्टेंस, डेंसिटी इज वेरिएबल। देखो ना, आर इज द सेंटर से डिस्टेंस, आर जीरो डेंसिटी जीरो। आर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज घना होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है चार्ज की। तो यहाँ पर अगर मुझसे कह देगा भैया एक बात बताओ, इस आर रेडियस के स्फेयर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, अगर ऐसा सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सीधा है, वो सीख लो। कंसेप्ट ये बेटा कि आर रेडियस का हमने एक स्फेयर बना दिया। अब हम ऐसे सोचेंगे, बार बार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम सोचेंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है इतना करने का, तो हम जल्दी से समझ लेंगे कि अच्छा ऐसे करते हैं। ये अप्रोच है, तरीका ये है, हम लोग ऐसे करते हैं कि आर रेडियस का एक स्फेयर होता है और डी आर थिकनेस का ये मान लेते हैं। ये शेडेड पोर्शन जो मैंने माना है, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया, जिसका थिकनेस डी आर है। इतने में बेटा चार्ज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आर डिस्टेंस चलने पर यहाँ पर डेंसिटी जो है वो ए इंटू आर है। अब डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए डी क्यू चार्ज है इतने शेडेड पोर्शन में, तो डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज़ द डेंसिटी ए इंटू आर, और ये वॉल्यूम ये शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है, जो कि एरिया इंटू थिकनेस होता है। यहाँ पर बेटा स्फेयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हैव द स्मॉल शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे बैल, मैंने डेंसिटी ए आर माना है, क्यों परेशान हो रहे हो? बताऊंगा वो ना क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना। ए इंटू आर, और उसके बाद बेटा डी क्यू बराबर हम कर लेंगे 4 पाई ए आर क्यूब इंटू डी आर, और लिमिट ले लेंगे 0 से क्यू 0 से आर। वी हैव द आंसर। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर हुआ बेटा? पहले ये समझ में आया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डेंसिटी जब भी वेरिएबल दे तो कहाँ से लिखना है, आपको ये डायग्राम अब बार बार नहीं बनाना है। पहली बार समझाने के लिए मैंने बताया, अब तो आपको ऐसे बनाना है। डेंसिटी जो लिखा हुआ है डेंसिटी क्वेश्चन में वो लिखिए, रो बराबर ए आर, फिर डेंसिटी लिखिए डी क्यू अपॉन डी वी। यहीं से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, यहीं से क्वेश्चन को अप्रोच करना, उठाना यहीं से क्वेश्चन को है। और डेंसिटी डी क्यू बाई डी वी, और डी वी अरे सर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करना है। अब फटाफट इंटीग्रेट करना, ये मेथड है। पहले तो समझ में आइए। अब देखिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर पहला हम लोग का टारगेट क्या है भाई? देखो ध्यान से, हमारा टारगेट क्या है? गॉस थ्योरम निकालने के लिए पहले हमें इनक्लोज चार्ज निकालना पड़ेगा ना। क्या करें बेटा? इनक्लोज चार्ज के लिए पहले तो अपन लोग क्या करेंगे? डेंसिटी लिखेंगे। इस क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया है जल्दी बताओ? ए बाई आर। चलो डेंसिटी ए बाई आर दिया है,
अब डेंसिटी होता है डी क्यू बाई डी वी। क्वेश्चन को कहाँ से उठाना समझ में आ रहा है? डी क्यू बाई डी वी। डी वी कितना लिखें? देखो इतना है ना, मनी मन डी आर थिकनेस का शेडेड पोर्शन है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख दूँ डायरेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर ए बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई ए इंटू आर डी आर। सही है, तो इनक्लोज चार्ज को क्यू डैश से लिख देते हैं, क्योंकि ये तो क्यू है, इतने में इनक्लोज चार्ज को क्यू डैश से लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 4 पाई ए आर डी आर का इंटीग्रेशन, आर की लिमिट लेंगे। आर की लिमिट क्या लेंगे बेटा? यहाँ से यहाँ तक देखना है ना, यहाँ तो खाली है, यहाँ से यहाँ तक में डेंसिटी वेरी कर रहा है ना, तो ए से स्मॉल आर तक लिमिट होगी। जब यहाँ पर होंगे तो सेंटर से, यहाँ पर होंगे तो सेंटर से आर, तो आर की लिमिट यानी सेंटर से डिस्टेंस ए से आर। अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएं, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो तो जगह है क्या? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए ये मेरे पास आ गया चार्ज, मेरे को ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए क्यू डैश की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब तो मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा और काम हो जाएगा मेरा। गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई? गॉस थ्योरम बोलता है कि इस गॉसियन सरफेस से यानी समेसन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होता है ना बेटा, घबराना नहीं। इनक्लोज चार्ज क्या लिखेंगे? Q प्लस क्यू डैश। बोलो सही लिखा? ये क्यू क्या? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज Q भी तो है। अरे बताओ, अब यहाँ पर क्या हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि सर एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में cos 0 डिग्री 1, ठीक है। फिर E इंटू डी एस बचेगा, E बाहर आ जाएगा। अरे बताओ, पहले यहाँ तक लिखो। बैठ जाओ केवी। मनोज का पता चला? अब नहीं आएगा? आएगा। शांत। हो गया? अरे हाँ भाई, तो इधर की तरफ क्वेश्चन मिटा दें। सर इतना बड़ा सवाल है, बताइए, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा, आप तो इतना लंबा चले जा रहे हैं। घबराना नहीं दोस्त, घबराना नहीं। और अब बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ E इंटू डी एस, और डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया रेडियस सारे स्फेयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़े लिखे आप सभी लोग हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ बेटा। ए कहाँ गया भाई? वेर इज ए? अच्छा अभी तो क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, कमाल करते हो यार तुम लोग भी यार, बड़े बहल हो यार। अच्छा देखो E इंटू, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर कर लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है।
क्यू प्लस और क्यू डैश की वैल्यू देखो तो बेटा यहाँ से कितना आया जल्दी बताना, 2 पाई ए कर लें अब, 4π/2 को 2 पाई ए तो करेंगे, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल मत डरना, मैं कैसे बना रहा हूँ बस देखते चलना। अब एक काम करो, 4πε0 तो कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर नीचे डिवाइड में करना, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ई बराबर 4πε0 नीचे जाएगा तो के हो गया, 1/4πε0 तो के हो जाता है। चलो भाई के ब्रैकेट में, और देखिए Q/r², बिल्कुल नहीं डरना भाई, प्लस 2 पाई ए, और आर स्क्वायर अंदर डिवाइड में बेटा, तो r²/r² 1, और ये a²/r²। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मुझे निकालना क्या है जल्दी बताओ। कैपिटल ए तो जानते हो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, सर रहने दो अब सर रहने दो, ये डिफ्रेंशिएशन अब सर छोड़ दो सर, अब इतना कर लिया बहुत था। हाँ यहाँ तक ठीक लगा, नहीं यहाँ तक ठीक। इसके बाद यहाँ से रायता फैल गया, गॉस थ्योरम लगाया, रायता फैल गया यहाँ से, उसके बाद तो सर आपने पूरा ही फैला दिया। यहाँ के बाद तो आप बाहर कर दो रायते को, सीधा उस जलसे से ही बाहर कर दो, जहाँ भी आपने रायता फैलाया तो उस एरिया से ही बाहर कर दो कम बखत। खैर अब इसके आगे साथ मत देना, कोई बात नहीं, देख लो। अब देखिए Q कांस्टेंट है, 1/r² का डिफरेंशिएशन, मैं मन r² को ऊपर ले जा रहा हूँ, r⁻² -2 -2 r⁻² -2 -1 r⁻³ नीचे आ गया, प्लस 2 पाई ए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, और a² ऐसे ही रहेगा, r² फिर ऊपर जाएगा -2 तो प्लस 2/r³, और बेटा d/dr इज 0 करना है, k खत्म, 0/k खत्म, -2q/r³ प्लस 2 पाई ए इंटू 2a/r³, r³ कॉमन लेके निपट गया। मुझे a निकालना था, मैं a निकाल देता हूँ। इधर लिख चुके हो ना बेटा? हाँ, घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना। घबराओगे क्या? कुछ आ ही नहीं रहा होगा तो घबराओगे क्या? आना भी तो चाहिए सर। घबराहट तो तब होता है कि कुछ पता चले कि क्या है क्या नहीं है। सॉरी, a² है, 2 से 2 ख़त्म, कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए बराबर Q/2 पाई a²। देखो है तो है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, फील्ड निकाल के तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन देखो इस सवाल को बनाने में तुम्हें डेंसिटी वाला क्वेश्चन समझ में आया कि चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इनक्लोज चार्ज कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, इसलिए मैंने सवाल कराया। लिख लो बेटा, बातें नहीं करो ना प्लीज़। थोड़ा सा मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का कराते हैं ना, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाए, घबराना नहीं बस। मिटा दे, डरिए नहीं भाई। चलो मिटाते हैं। बड़ा विभत्स कांड हुआ बोर्ड के ऊपर, है ना, भयंकर हादसा। लोग सब कुछ तो डेंसिटी वाला क्यू इनक्लोज तक तो सब साथ निभाया, उसके बाद एक एक करके सब निपटते चले गए।
और अगर मैं कहूँ ये कि बेटा घर पे जाके एक बार रिवाइज करना, तो लोग अंदर से ठहाके मार रहे होंगे कि आप भी सर कौन सी डायलामा में रहते हो आप। है? क्या होता है? डिलेमा होता है। अच्छा, डायलेमा नहीं होता है। अच्छा, डिलेमा होता है। डिलेमा का मतलब क्या होता है? मतलब डिलेमा का होता था गलतफहमी ना। अच्छा, उसको डायलेमा भी बोलते थे शायद। खैर बेटा ध्यान दीजिएगा इधर। अच्छा बेटा, अगला सवाल है, देखना। चलो एक सवाल ये इस टाइप का आप बनाओ, कोशिश करोगे? अरे नहीं, गार्गी तो पहले बनाए। क्वेश्चन तुम देना और तुम शुरू हो जाना उसी समय। हमसे उम्मीद मत करना कि हम बनाएंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है बेटा, लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, एक स्फेयर है, आर रेडियस का है और चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है मुंडी पर। ओ चाचा, मुंडी पर सुन लो। अब बोलता है, प्लीज़, बोलता है भैया तुम्हारा जो चार्ज का डेंसिटी है वो दिया गया है रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और सुनो भाई, सुनो बेटा सुनो, रो नॉट इज अ कॉन्स्टेंटर स्मॉल। अरे चाचा बोलता हूँ, चुप है अमित जी, आराम से। रो नॉट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर। बोलता है भैया कि इसके बाद कोई चार्ज नहीं है, यहीं तक चार्ज है, चार्ज इतने में डिस्ट्रीब्यूट है। तो बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। स्मॉल आर पे फील्ड बताना है, सेंटर से स्मॉल आर जो कि अंदर है, बाहर नहीं, वहाँ पे फील्ड बताना है। मुंडी पर कर लो बच्चों, पहले आराम से। पहले बताओ कौन बताएगा कि सर रास्ता क्या है? पहले कैसे करेंगे जल्दी बताओ। आर डिस्टेंस पे पहले एक पॉइंट दिखा दो, वहाँ से गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दो, अंदर इनक्लोज चार्ज निकालना पहला टास्क ये है। इनक्लोज चार्ज निकालो तभी तो गॉसियन में लगाओगे। इनक्लोज चार्ज के लिए अभी आपको तरीका बताया, रास्ता बताया। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो इसको पहले करिए, इसको पहले अटैम्प्ट लीजिए, ठीक है? अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं कुछ जीवन में, तो पहले आप अटैम्प्ट लीजिए। आराम से सिरजन, क्या हुआ? क्यों हंस रही है फ्रांसी? कंट्रोल। चलिए, नितेश बना लिया? गार्गी तो पहले ही मना कर चुकी थी कि हाँ। क्यों बेटा, आज पेन नहीं पकड़ा? क्या हुआ? उस दिन तो वर्ल्ड स्लीप डे था सृष्टि, आज कौन सा दिन था? पेन छोड़ो अभियान, आज कौन सा है? एक दिन पहले कर्फ्यू लगा। हाँ, ओ अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आराम से बेटा, आराम से। किसका? अच्छा, हाँ हाँ, चलो चाचा, चाचा पढ़ते हैं, बनाते हैं। हाँ बेटा, इसमें पार्टी क्या मिलेगा? कोरोना मिलेगा। इसमें कोरोना मिलेगा। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये सवाल कुछ लोगों ने, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो बनाते हैं। आयुष है, अमित जी हैं, सृजन दीदी है, प्रांसी दीदी बना रही है, सोनी दीदी, न्यारिका दीदी बना रही है, बनाओ। नितेश भी लगा हुआ है। रिजल्ट तो ज़रूर आएगा, अगर जो बच्चे लगे हुए संघर्ष कर रहे हैं तो बना देंगे। बन गया? बताइए। एक काम करिए, मॉड्यूल है?
पेज नंबर 1.4 पे ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड आ रहा है। आंसर देखिए क्या दिया आंसर, पीछे मिलाई जरा। अरे क्या बात है, बना लिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बन गया। रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल। अरे वाह, वेरी गुड यार, ये बन गया। देखिए कुछ बच्चों ने बना लिया, आप अभी तक तो सोच ही रहे थे, बाकी बच्चों ने खेल कर दिया इस सवाल का। चलिए भाई देखते हैं, आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इतने में फील्ड बताना है पी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस, पहले तो इनक्लोज चार्ज चाहिए ना। बेटा बात नहीं करो प्लीज़, बात नहीं करो। डेंसिटी रो बराबर डी क्यू बाई डी वी, डी वी का मतलब 4πr² डी आर। अप्रोच यहीं से करना है, क्वेश्चन को यहीं से उठाना है। रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बेटा प्लीज़ यार प्लीज़, अब एक काम करो, डी क्यू बराबर 4π रो नॉट लिख लो, 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, r² डी आर। मुझे मालूम है इंटीग्रेशन जैसी चीज़ आप करना नहीं पसंद करते हैं, इसे इंटीग्रेट करेंगे 4π रो नॉट कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन पहले बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, 5/4 r² डी आर, इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, फिर यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे 1/r r² इंटू r³ डी आर, और इंटीग्रेशन 0 से r। ज़रा सा मेहनत तो करना नहीं चाहते हो यार, बिना मेहनत के सोचते हो हम देश का सबसे फेमस डॉक्टर बन जाएं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? 5/4 r² डी आर का r³/3 लिमिट भी ले लेंगे तो यही आएगा, माइनस 1/r, ये 0 से r है भाई, r4/4 होगा ना, r4/4। ये एक मिनट सुनिए बेटा, ये क्या आया q। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फील्ड का वैल्यू, E इंटू 4πr² डायरेक्ट लिख दूँ भाई, E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इंडेशन, तो E बाहर आएगा, डी एस का इंटीग्रेशन 4πr², डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4πr² बराबर 4π एप्सिलॉन सॉरी रो नॉट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी डिवाइड में कर लो। ये आ रहा है क्या बेटा? बात नहीं करो प्लीज़। अच्छा इसमें 4 कॉमन है, बाहर कर लो, यहाँ हो जाएगा 5r³ माइनस r4/कैपिटल R। बस अब करना क्या है, 4π ने 4π को ख़त्म कर दिया, बस हो गया। r² को नहीं होता, इसको मिटा दे बेटा, इधर इसको मिटा देते हैं ना, तो E बराबर हो जाएगा r² नीचे जाएगा, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट करो, और r² जरा ना ब्रैकेट के अंदर भेज दो, r² भेजोगे तो एक r ऊपर बच जाएगा, 5r/3। क्या r³ कॉमन ले लें? देखो अमित जी ने बोला r³ कॉमन ले लो। सर क्या करते हो, r³ कॉमन ले लो। चलो भाई r³ हमने कॉमन ले लिया, अमित जी के कहे अनुसार 5/3 बचेगा, सही बात है, माइनस और क्या बचेगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R। क्या बात है अमित जी, सही बोला आपने। और ये हमारे पास आंसर है, रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कितने बच्चों ने बनाया इसे प्लीज़? 1 2 3 4 5, प्रिंसी ने बनाया था, वेरी गुड। देखिए ऐसे ही 5-6 बच्चे हैं जो बस उनमें कुछ स्ट्रगल करने की कैपेसिटी है, बाकी बच्चे हर वक्त एकदम सरेंडर के मूड में रहते हैं। जरा सा बस करना नहीं पड़े सर, दिमाग में सुप्रीम कोर्ट बिठा के रखे ना, नीट में नहीं आता है। अरे करोगे तब ना एक नीट के सवाल इजी लगेंगे। अगला प्रश्न बनाओगे? बेटा प्लीज़ बातें नहीं करो, मिटाता हूँ। चलो अगला प्रश्न बनाओ। देखो धीरे धीरे ना इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा भाई कहानी। चलो अगला प्रश्न,
हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग एडमिशन लिए क्योंकि वो बात करने के लिए जगह चाहिए था। इतना बढ़िया बात करने का जगह कहाँ मिलेगा? एसी चल रहा, पंखा चल रहा, बढ़िया लाइट और सामने सर्कस दिखाने के लिए 2-3 कार्टून आते हैं, और क्या चाहिए? जब मन करे इंटरटेनमेंट के लिए सामने देख लिया, बाकी फिर तो बगल का दोस्त, इधर का दोस्त, आगे का दोस्त, सबसे बात करते रहते हैं। इतना सस्ता जुगाड़ कहाँ मिल जाएगा भाई? अपना पूरा साल की व्यवस्था बन गई अपना। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन है बेटा, चलिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, या छोड़ी इस टाइप का नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है हल्का सा। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है, लिखो क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लिखो सभी लोग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside a charged sphere, the electrostatic potential inside a charged sphere is given by phi equal to ar square plus b, phi equal to ar square plus b, where r is the distance from the center, where r is the distance, small r is the distance from the center, and a and b are constants, and a and b are constants. Then find the charge density inside the ball. Then find the charge density inside the ball. हमें चार्ज की डेंसिटी बतानी है। Then find the charge density inside the ball, inside the sphere. Find the charge density inside ball, मतलब sphere है बेटा यहाँ पर, sphere। अब आप बनाओगे या मैं शुरू हो जाऊँ? अच्छा, बनाएंगे, वेरी गुड, अच्छी आदत है। फाई इज द फ्लक्स ना? फाई क्या है यहाँ पर? अच्छा, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल है फाई। अच्छा ठीक है, बनाइए बनाइए, देखते हैं कौन बना पाता है। चलिए, चलिए मैं बताता हूँ। ये एक स्फेयर है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर के किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल मालूम है। मुझे चार्ज की पहले तो ये पता करना होगा चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये सब कुछ पता कैसे चलेगा बेटा? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है तो क्या ये माइनस dv/dr वाला फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? पोटेंशियल है, वैरी कर रहा है तो फील्ड होगा इसका मतलब। अब देखिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसे v की तरह सोचिए, डिफ्रेंशिएट करिए r के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट है r स्क्वायर का 2r और b का 0। अच्छा, फील्ड आ रहा माइनस में, अरे 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 माइनस आ रहा है, मतलब सेंटर से अवे नहीं, सेंटर की तरफ है। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा बताओ बेटा, पॉजिटिव रहता तो सेंटर से अवे फील्ड दिखाते हैं, तो नेगेटिव रहेगा तो सेंटर की तरफ दिखाएंगे फील्ड। हम पहले तो ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि सर इस स्फेयर में जो चार्ज का नेचर है वो नेगेटिव है। पहली बात तो सर ये प्लस आपने गलत दिखाया है, आप इसे नेगेटिव हल के हल तुरंत करो। तो चलो भाई नेगेटिव हम दिखा देते हैं, ये नेगेटिव होगा। ये हमने इंटरप्रिटेट कर लिया कि डेंसिटी नेगेटिव में आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं। ओके, अच्छा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो होगा वो है 2AR।
यानी आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन, और आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन कुछ याद आना चाहिए। आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब किसी स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फील्ड अंदर के पॉइंट पर, जो कि फॉर्मूला पढ़ा था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में था। क्यों ना इससे ही हम कंपेयर करें, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर 6 AR। क्यों, कैसे पकड़ा मैंने? क्योंकि फील्ड देखिए आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो मैं समझ गया कि डेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म। तो अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि यूनिफॉर्म डेंसिटी या नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो हम बोलेंगे सर देखो ना ई आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ऐसा तो तभी होता है जब चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, और सीधा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से मैंने इक्वेट कर दिया ताकि मैं डेंसिटी निकाल सकूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 जा 18, ओए 2 है, लाहौल वाला कुब्बत आ गया। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 6 A एप्सिलॉन नॉट इज़ द डेंसिटी, और आगे माइनस करके आंसर देंगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए -6 A एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा इस मॉड्यूल में 3rd नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और कैसे इंटरप्रिटेट करा चीज़ों को, ये आपके सामने है। आराम से घबराना नहीं है। मिटा दे बच्चों, कुछ समझ में आया? अरे बताओ ना। चलो अगला सवाल। देखो बेटा देखो इधर ध्यान दो। अगला सवाल है बेटा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, है ना, आपके मतलब का है, तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। पहले सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो, अगर कुछ करना चाहते हो तो सुनो पहले। अब ध्यान दो, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, चार्ज स्फीयर हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाई 2 मासलेस थ्रेड है और दोनों का लेंथ L है। फिर बोलता है बेटा कि ड्यू टू देयर म्यूचुअल रिपल्शन, ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर है। हाँ भाई, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगेगा, टेंशन का फोर्स इधर, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये किसी एंगल पर है। बोलता है कि इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो है D। दोनों चार्ज के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है बेटा? D, ये D है। और बोला गया कि D इज़ वेरी वेरी लेसर देन L, यानी D बहुत ही छोटा है, यानी लंबा लंबा थ्रेड होगा, लंबे लंबे धागे होंगे, और ये बहुत छोटा है L के रिस्पेक्ट में। समझ गए? अब क्वेश्चन बोलता है द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक करने लगा एटमॉस्फेयर में, घटने लगा। ऐसा समझो चार्ज यहाँ से भी घट रहा है और यहाँ से भी घट रहा है। और चार्ज कम होगा बेटा तो फोर्स भी कम लगेगा, फोर्स डिक्रीज करेगा, और जैसी फोर्स डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर ये पास आने लगेंगे। तो कह रहा है हम लोगों से क्वेश्चन कि एज अ रिजल्ट चार्जेज अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। एज अ रिजल्ट ये जो चार्जेज हैं वो v वेलोसिटी से चलने लगते हैं, है ना। चलो भाई चल रहे हैं, तो देन एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, तो अगर मान लो किसी समय, ये तो शुरुआत में d है, अब डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो धागा इधर आता जाएगा, दोनों चार्ज बॉडी इधर आता जाएगा। किसी समय अगर डिस्टेंस x है तो ये वेलोसिटी x पर कैसे डिपेंड करेगा?
ये क्वेश्चन नीट का सवाल है, ये नीट का सवाल है 2016। अब 2016 का सवाल है। अब एक बात बताइए, 2016 में नीट का एग्ज़ाम हुआ? नीट, और ये जो है AIPMT या नीट? AIPMT। उससे 2016 में नीट हो गया था। हाँ, अच्छा मान लो, जान मत दो यार, नीट AIPMT आया तो था फिजिक्स का ही सवाल, थोड़ी ना इसमें पूछ लिया कि भाई सिरामिक इंजीनियरिंग का फिजिक्स है, इसमें है तो फिजिक्स 11th 12th का ही ना। हाँ भाई सुनिए प्लीज़। अब यहाँ पर बेटा सुनो, पहले मेरी बात सुनो। यह सवाल एग्जैक्ट हूबहू एक बुक में एकदम छपा हुआ है, एग्जैक्ट उस बुक से उठा करके सीधा टिप दिया AIPMT वालों ने। उस किताब को नाम लूँगा तो ऐसा मत समझना कि उस किताब को बना लेंगे तो हो जाएगा मेरा नीट इस बार का। हाँ, ये सवाल इरुडोव का है। इरुडोव है, आई इरुडोव, रशियन राइटर। हाँ, अरे रशियन राइटर आई इरुडोव। और इरुडोव जो है वो एक फिजिक्स में एक अच्छी बुक, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। उसका सवाल उसी बुक में ये सवाल है, उठा करके AIPMT में पकड़ा दिया, लो भाई करो। अब तो आप ये समझिए कि क्या किस तरह का वैरायटी, किस तरह का वेरिएशन था सवालों में। एक सवाल तो ज़बरदस्त और दूसरा सवाल आसान, इस टाइप का वैरायटी था क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इस सवाल को बनाता हूँ बच्चों। पहले देखो मैं कैसे, सृजन बोलिए मैं बनाऊंगी, हैं बनाएंगे तो ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई योर सेल्फ। पेज नंबर बता दूं क्वेश्चन का? हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, कुछ लोग बेचारे गुमसुम हो गए हैं। देखिए गार्गी ने बोल दिया, बोला तुम क्या कर रहे हो सर, तुम कर क्या रहे हो, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, इतना इजी तो सवाल है, बाकी तुम कर लेना सर। तुम नहीं बोला ना डिफरेंशिएशन होगा? अच्छा, डिफरेंशिएशन टफ होते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन टफ होते हैं, कहने का मतलब है कि ये टफ है। चलिए चलिए, जो बनाएगा उसको गार्गी दीदी चॉकलेट खिलाएगी। हाँ, और अगर तुमने बनाया तो 1 हफ्ते के लिए कैंटीन फ्री। हाँ हाँ, 1 हफ्ते के लिए कैंटीन फ्री, उसमें बेटा तुम्हें डेली 1 रुपये का चॉकलेट मिल जाया करेगा। एक हफ्ते तक कैंटीन फ्री रहेगा, तुम जाओ और तुम्हें वो भैया बिना पैसे के 1 रुपये के टॉफ़ी तुम्हें पकड़ा दिया करेंगे। बोर्ड बना दोगे? अरे बाप रे, अमित जी ने बोल दिया बोर्ड पे आके बनाएंगे। चलो अरे भाई ये तो दिहाड़ी लुटवा देगा मेरा भाई। क्या तुम चाहते हो यार कि मैं घर पे जाऊं और टूटा हुआ दांत लेके घूमता रहूं? बताओ। अरे बाप रे, हैं ऐसी बात है? तो चलो एक काम करते हैं, कैंटीन फ्री करते हैं, नाम मैं दूंगा, जो आएगा मतलब जिस बच्चे को मैं चाहूँगा वो आके बनाएगा। बना दिया तो सबका कैंटीन फ्री। बोलो अच्छा, शर्त नामंजूर है। देखिए चलो बेटा एक काम करते हैं, अमित जी आके बोर्ड पे बनाएंगे और अमित जी ने बना लिया तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। आ जाओ। अरे 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 अरे, तुम तो सीरियस ले लिया भाई। चलिए हाँ, यही आता है, बताते हैं कैसे। अरे चलिए आओ, आओगे? करोगी? अच्छा करे। क्या बोलता है? अरे ये तो अपना आंसर बेच रहा है। अभी बोली लगाया 180 का, बोला 180 1, 180 2।
जो लेना चाहे ले लो भाई, मेरा आंसर 180 का रेट लगा दिया। सोनी दीदी खरीदार बन के बात कर रही है 160 ले लो भैया। कर लो बात, देखो ग्राहक आया भाई, ग्राहक आया, ग्राहक देवता होता है भाई, बात कर लो। सोनी दीदी बात करो, देखो कितने में मानता है, 150 में मान जाए तो ठीक है। चलिए खैर, अरे खैर चलो बेटा इधर ध्यान दो, अमित जी से बनवाते हैं। अमित जी ने बनाया तो मैं 1-2 दिन बाद पैसे इकट्ठे करके, दिहाड़ी इकट्ठे करके 180 रुपये का चॉकलेट। आइए अब रुक जाइए, अब आने दीजिए। अमित जी भगवान से प्रे करता हूँ, अब बना लेने दो। कोई नहीं, इट्स ओके। अब तुम लोग क्यों रायता फैल रहे हो? चाय फैला मेरे शर्ट पे और रायता तुम फैला रहे हो। हाँ भाई देखिए अमित जी, देखिए tan थीटा बराबर F/mg। बहुत छोटा है, तो थीटा ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, लड़का होशियार है। सही बात है अमित जी, स्मार्ट। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। और F हुआ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अमित जी बिल्कुल पहुंच गए हैं, बिल्कुल। अब देखते हैं, ज़रा सा है बस। हाँ ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो इसका डिफरेंशिएटर होगा 1। हाँ 2 डाउन पर इसका डिफरेंशिएशन सर एक्स क्यू, तो सर इसमें वेरिएबल है। हाँ, बाकी सब कांस्टेंट भूल जाओ। हाँ एक्स क्यू 3/2 ना, 3/2 है ना, और डिफरेंशिएट कर रहे हो ना। ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 12, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 बचेगा इंटू dx/dt। हाँ वो dx/dt बचेगा, dx/dt इसका तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/। कांस्टेंट है और ये तो b हो गया। हाँ, ये नीचे पहुंचेगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ -1/2 डायरेक्ट। देखिए अमित जी ने मुझे लूट लिया, एक अमित ने दूसरे अमित को लूट लिया। अच्छा, ये सोची समझी साजिश थी, इसे पता था ये कि मैं बना सकता हूँ, मैंने बना लिया है, और उसके बाद इसने बोली लगाया। खैर, तो देखिए बेटा, ये सवाल मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि अमित जी की राइटिंग थोड़ी सी, लेकिन मैं बता देता हूँ, डरिए नहीं, मुझे मालूम था। देखिए, पहली बात तो बेटा आपको ये चीज़ आना चाहिए प्यारे उल्लुओं। देखो क्या होता है, mg नीचे की ओर है बेटा और टेंशन ऊपर की ओर है, और f इधर है, इधर प्लीज़ बेटा। अब देखिए f इधर है, t इधर है, mg इधर है। हम लोग क्या करेंगे बेटा कि देखिए बहुत अच्छा अप्रोच इन्होंने लगाया, इससे थीटा माना, इससे भी थीटा, और ये लाइन ऐसे प्लॉट कर लिया। अभी v को भूल जाओ पहले तो बेटा, सुनना ध्यान से। t का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, t कॉस और t साइन थीटा। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, तो t साइन थीटा f के बराबर होगा। तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे सर, t साइन थीटा फोर्स को बैलेंस करेगा और t कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा। प्लीज़ सुनिए बेटा ध्यान से, और इसे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा जो कि F/mg होता है बेटा। यहाँ तक सही है, बोलो जल्दी। अच्छा, फिर सुनो। अब क्या बोला है, पहले तो इनिशियल डिस्टेंस ही बहुत कम था, जब चलेगा तो x तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल,
तो क्या होता है, थीटा जब बहुत छोटा होता है तो उसे tan को साइन बदल सकते हैं। देखिए इन्होंने पहले ये लाइन लिखा है, इस लाइन को वही लिख सकता है, वही इंसान लिख सकता है जिसकी प्रैक्टिस में वो सारे न्यूमेरिकल्स हों, है ना। इस लाइन तक वो वही डायरेक्ट आ सकता है जिसके प्रैक्टिस में वो दिमाग में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, और वो इस लाइन पे डायरेक्ट पहुंच सकता है। उसके बाद ये लाइन बोलना बहुत ही काबिल तारीफ था कि थीटा बहुत छोटा है तो ये साइन थीटा होगा विच इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो tan और साइन की वैल्यू एक ही होती है। ऐसा करने से फ़ायदा ये हो गया, क्यों साइन थीटा में किया, क्योंकि x का हाफ ये x/2 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर मालूम था, बेस से कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस मालूम है। tan रहने देते तो बेस निकालना पड़ता अंडर रूट, फिर अप्रॉक्सीमेशन लगाते तो डायरेक्ट यहीं पहुँचते। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सुनिएगा बेटा, x/2l बराबर एफ अपॉन एम जी। अच्छा, जब मैंने ये पहली बार सवाल देखा था तो मैंने सोचा कि एक बात बताओ यार, जब ये पास आएगा तो देयर इज सम एक्सेलरेशन, तो मेरे दिमाग में था कि जब एक्सेलरेशन है तो वाई ये इक्विलिब्रियम करते हैं। इक्विलिब्रियम का हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब तो नेट फोर्स 0, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। जैसे इसे डिस्टेंस वैरी करेगा, स्पीड वैरी करेगा, तो मेरे को ऐसा लगता था कि देयर मस्ट बी द एक्सेलरेशन, यहाँ तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम करके क्वेश्चन क्यों बना रहे भाई? तो दरअसल क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं अंदर घुस के सोचा तो समझ में आ गया। यस, अभी जैसे दो बॉल ऐसे हैं इक्विलिब्रियम में, चार्ज लीक किया, लीक करते ही हल्का सा अंदर आएगा और इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, फिर चार्ज लीक किया, फिर अंदर आएगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, फिर चार्ज लीक किया, फिर अंदर आया, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो दरअसल बराबर चार्ज लीक आउट हो रहा है तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम रहेगा, जितना चार्ज बचा उसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम रहेगा। फिर चार्ज लीक करेगा तो फिर अंदर आएगा, फिर इक्विलिब्रियम होगा, फिर इक्विलिब्रियम होगा, फिर इक्विलिब्रियम, तो हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम ही रहेगा। जब मैंने इसको ठीक से सोचा तब समझ में आया मेरी बात कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का अप्रोच इस तरह से, कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है भाई। वाई स्पीड, सर स्पीड एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स घट रही है सर, स्पीड चेंज करेगा, एक्सेलरेशन है सर, नेट फोर्स बराबर एम ए करो। मैंने पहली बार तो ऐसे ही जब यूरोप में सवाल देखा था तो मैं तो देखा, मैंने कहा भैया ऐसे ही बनेगा, एफ बराबर एम ए से बनेगा क्वेश्चन, नेट फोर्स और एम ए, आगे जाके उलझ ही जाता था, इतना उलझ गया कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, ये कैसे सवाल बनेगा? भाई लॉजिकली मैं अपनी जगह सही था, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकली समझ में आ रहा था कि सर स्पीड है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करो ना। लेकिन जब इस सवाल को बहुत अच्छे से सोचा तब मेरे समझ में आया कि जैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, फिर चार्ज लीक हुआ, फिर इधर आया इक्विलिब्रियम, फिर चार्ज लीक हुआ, फिर इक्विलिब्रियम, फिर चार्ज लीक हुआ, तो पास आ रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, और चूंकि बराबर चार्ज लीक हो रहा है तो स्पीड नज़र आने लगेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम करके सवाल को बनाया गया। बोलो क्लियर? नहीं आया समझ में? तो फर्स्ट टाइम मैं इस सवाल को देख के अटक गया था, और मैं अपनी बड़ी तारीफ नहीं करूँगा, मैं अटका था तो अटका था भाई, स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस सवाल को कोई भी पहली बार बनाएगा और लॉजिकली वो सोचेगा तो वो अटक जाएगा, एफ बराबर एम ए से सोचने लगेगा, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन सोचना था। बोलो क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा ये आया x/2l, f की वैल्यू हो जाएगा k, दोनों पे चार्ज मान लो किसी स्टैंड पे q है, अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें दिमाग ये लगाना है कि ये चार्ज वेरी कर रहा है और x वेरी कर रहा है, तो x का टर्म एक तरफ लाओ, बाकी सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, एम जी कांस्टेंट, 2l कांस्टेंट। ऐसे लिख लो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब। अब देखिए q प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। अब डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि q वेरी कर रहा है, लीक हो रहा है, यानी dq/dt करेंगे, तो dq/dt प्रोपोर्शनल टू, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 3/2, ऐसे ही x की पावर 3/2 लिखेंगे, उसमें 1 घटाएंगे तो 1/2 इंटू dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है ना, ये दिख रहा है क्या? हाँ, और dq/dt कांस्टेंट रेट दिया हुआ है, दिस इज अ कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और dx/dt को बोलते हैं v बेटा उठा करके इधर लाएंगे, या x की पावर 1/2 नीचे चला जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 नीचे ऊपर आएगा, -1/2, तो दिस इज आवर आंसर, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। अरे बोलो क्लियर? आई बात समझ में? जो आपको मिसकंसेप्शन हो सकता था वो भी मैंने बताया कि नेट फोर्स बारे में नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? पहुँचिए।
अगला सवाल, बोलो समझ में आ रहा बेटा ये सब सवाल जो करा रहा हूँ मैं? डर तो नहीं लग रहा है ना? जी 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 दीदी, अरे 32 देखो ना, क्वाड्रुपल, हाँ ये नहीं पढ़ना हम लोग को, नहीं पढ़ना है बेटा, टेंशन ना लो। हो गया बेटा? अरे हो गया, मिटा दूँ? थोड़ा जल्दी स्पीडली लिखो। अब क्वाड्रुपल छोड़ दो यार, वो आया था, अब नीट में नहीं आ रहा है। अब क्वाड्रुपल हम लोग को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में कोई भी क्वाड्रुपल जैसी कोई चीज़ है क्या कहीं पर? काहे दिमाग लगा रहे, छोड़ दो भाई, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो मुझे जानकारी नहीं है। मिटा दो बेटा। चलो देखो, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना बेटा। चलो इस सवाल को कौन बनाएगा? अच्छा बेटा ये देखिए, सुनिए सुनिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और अरे अरे भाई भाई क्वेश्चन तो समझो। एक डाइपोल है, ओरिजिन पे रखा है, एक डाइपोल है और कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। और देखिए डाइपोल मोमेंट मैंने ऐसे दिखाया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक पॉइंट है मान लीजिए ए, मान लीजिए 3,4 पे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? यानी फाइंड द एंगल मेड बाय द, फाइंड द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ए विद एक्स एक्सिस। पॉइंट ए पर बेटा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये फील्ड? ये सवाल है, जरा यूज़ योर अनयूज्ड माइंड। केवी कहाँ गया? दिखाई नहीं देता है, आया तो था ना। चलो भैया पढ़ लो। tan इनवर्स 2/3 आ गया, सृजन दीदी का आ गया। और कोई है मैदान में? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? अरे दिमाग लगाओ, भैया लगाओ। अरे 10% तो सोचोगे कुछ, जरूरी 100 समझ लो, 10% तक तो आ जाओ। कोई और है बताएगा? आकाश नहीं बता रहे हो आज? अच्छा चलिए इस सवाल को देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा अरे दीदी देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा देखो याद करो ओपी लाइन है तो यह जैसे ओए लाइन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते थे बेटा, याद है? हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव की तरफ झुकेगा, नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, तभी तो डायपोल मोमेंट इधर दिखाया है, फील्ड इधर की तरफ। ओए लाइन के साथ ये जो है अल्फा एंगल है, ध्यान देना बच्चों, अरे ध्यान दो। तो ये जो फील्ड है बेटा मुझसे ये पूछा गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ एंगल, तो ऐसे बढ़ा दो पीछे की तरफ, ये एंगल बताना है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, ये अल्फा निकालते हैं, इसके लिए पहले थीटा चाहिए। तो कोऑर्डिनेट मालूम है ना 3,4, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, tan थीटा 4/3, tan थीटा 4/3, तो बताओ बेटा थीटा कितना होगा?
अरे रहने दो भाई, टीचर को याद होना चाहिए, स्टूडेंट को जरूरी नहीं याद करना, टीचर्स को सब कुछ याद होना चाहिए। बैल बुद्धि, tan 53 डिग्री 4/3, ये कई बार पूरी मैकेनिक्स कराया गया, उसमें कितनी बार यूज़ किया गया, लेकिन देखा सन्नाटा छा गया। tan 53 डिग्री 4/3 समझ में आ रहा बेटा? तो अल्फ़ा याद है डायरेक्शन का फॉर्मूला, डाइपोल कैसे, tan अल्फ़ा इक्वल टू हाफ tan, और tan 53 डिग्री 4/3 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स, हाँ 2/3। वेरी गुड। अब ध्यान दो, अच्छा बेटा मुझे ये एंगल निकालना है, काश तुम पढ़े लिखे होते तो बोलते सर ये पूरा ट्रायंगल देख रहे हो, हाँ ये साइड आगे बढ़ा दिया, क्या एक्सटीरियर एंगल हो गया? एक्सटीरियर एंगल ना हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक्सटीरियर एंगल ना दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होता है। मुझे फाई निकालना है तो फाई हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 53 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स 2/3, यानी 53 डिग्री प्लस tan इनवर्स 2/3। लो सर हो गया आंसर। आज बहुत उटपटांग सवाल करा दिया है ना, आज उटपटांग करा दिया सवाल। आज तो बहुत लोग की बोलती बंद हो गई, बेचारों की बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। मिटा दें? अरे दीदी क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ अभी और। अच्छा बेटा ज़रा ध्यान देना, अगला जो सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है मुंडी ऊपर करके। चलो ध्यान दो, अच्छा बेटा इस सवाल को ज़रा ध्यान दीजिए। ये सवाल AIPMT 2007 में पूछा था, AIPMT 2007 में पूछा था। ये क्वेश्चन बोला है बेटा, देखिए देखो कुछ लोगों को पढ़ने का मन, AIPMT देख के भी जोश नहीं जगता है। A hollow cylinder has a charge Q coulomb within it। बेटा एक hollow सिलेंडर है, इसके अंदर Q चार्ज है। सुन लो, if phi is the flux in unit of volt into meter associated with the curved surface B, यानी curved surface से, curved surface यानी B से फ्लक्स जा रहा है phi, तो बताना है कि the flux linked with the plane surface A, then find the flux through point A। और बेटा ये सेंटर पे, ये चार्ज सिलेंडर के सेंटर पे है। चलो A सरफेस से कितना फ्लक्स है ये पूछा गया है। हाँ हाँ हाँ, अरे देखो कुछ बच्चों ने तो तुरंत क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ आंसर बताना शुरू कर दिया। यसु तो कब का बता करके सो गया। पक्का भारत का नक्शा बन गया पूरा, दिख रहा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा यहाँ लाइन बन रही नहीं। अरे भारत का नक्शा देख रहा है बैल वो तो मैं घर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी भाभी बोलिएगी हाँ आप बताओ तुमने क्या गुल खिलाए बाहर, ये बताओ पहले ये क्या, कैसे ये चाय का दाग गिर गया बताओ जरा, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, बड़ा पंगा है यार हाँ भाई शांत। चलिए कितने लोग बनाए बेटा, हैंड योर रेज, सॉरी
रेज योर हैंड। हाँ भाई, अरे रेज योर हैंड। हाँ भाई, अच्छा बस इतने लोगों में ही दम था, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, टोटल फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा प्लीज़ सुनिए, टोटल फ्लक्स होता है, चाचा टोटल फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल फ्लक्स में बेटा 3 हैं, कर्व सरफेस से फ्लक्स और इन दोनों प्लेन सरफेस से फ्लक्स। कर्व सरफेस यानी B और प्लेन सरफेस A और C, ये टोटल आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। देखिए ये जो B है इससे फ्लक्स कितना बेटा 5, और A और C से फ्लक्स सेम होगा, एम आई राइट? क्योंकि सिमेट्रिकली रखा हुआ चार्ज Q से जहाँ C है वहाँ उतने दूर पर A है, इसलिए 2πa कर लेता हूँ बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया? ये उधर गया तो -5 और बस πa बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट में Q बाई एप्सिलॉन नॉट -5। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आज का डिस्कशन आपको सीखने को मिला? अरे बताओ ना। नहीं तो बस बेटा आज के लिए इधर, कल से क्या स्टार्ट होगा? कैपेसिटर। अच्छा डेली डेली एक दो डाउट भी पूछिए। तुम बाकी जनता से दुश्मनी लेना चाहती हो? सृजन तो अब बोले कि सर तलवार लाओ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अरे अच्छा 1.22 पर 63। हाँ देख लिया मैंने। अरे वाह बेहतरीन क्वेश्चन है, बता दूं? अच्छा बेटा एक सवाल है, इस तरह का डायग्राम दिया बच्चों, जरा देखना। देखो ऐसे लाइन खींचा है, ए भाई बात नहीं करो। अच्छा देखिए देखिए, अरे देख लो, थोड़ा तसल्ली खा लो। ठीक है, सही बोला ना गार्गी दीदी? अच्छा एक मिनट जरा सा सुन लीजिए, ये एक थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों। आपका जो कीमती समय जिसमें आपको अरबों का नुकसान हो रहा होगा, है ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अरबों का नुकसान हो गया, है ना, तो ध्यान दीजिएगा जरा बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। टॉपिक ध्यान दियो। फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, 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 ठीक। फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू चार्जेस सिस्टम। 2 चार्ज है, प्लस और माइनस, पास पास रखे, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया गया। ठीक है भाई। एट विच ऑफ द लेवल्ड पॉइंट्स, देखिए जैसे कि ABCD जो दिखाया जा रहा है डायग्राम में, कह रहा है, अरे यार सुन लो, हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओ चाचा बात ना करो। हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। बोल रहा है एट विच ऑफ द लेवल्ड पॉइंट विल एन इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर रखें ताकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत बड़ा हो? अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और प्लस प्लस के बीच में या नेगेटिव नेगेटिव बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। हम बोलेंगे सर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हाई रखना है, इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ रखोगे सर शांत, तो माइनस माइनस के ज़्यादा करीब है, इससे दूर है। जितना प्लस माइनस पास रहेगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगी, और जितना माइनस माइनस पास रहेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। हम A के बजाय B पर रखें क्योंकि B थोड़ा ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को ना प्लस से दूर रखो, नेगेटिव के जितना करीब ले जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैं इसको B पर प्रीफर करूँगा, इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रखूँगा, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बेटा? हाईएस्ट। पूछ रहा है कहाँ पर रखे ताकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट हो। नहीं आया समझ में? तो
तो आंसर क्या देंगे? बी। अरे दीदी